नमस्कार, मैं शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करने आया हूं उन चुनावों की जिसका पूरे देश में जो है बड़ी चर्चा हो रही है, पूरा मंथन हो रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों इस पर लगे हुए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आगामी जो 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को गुजरात में होने वाले जो चुनाव हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। पूरा मीडिया का, पूरे हिंदुस्तान का फोकस इस चुनाव पर है। क्यों चुनाव पर है इस पे? क्योंकि ये चुनाव जो है प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य के चुनाव है, जहां वे 2002 से लेकर के 2014 तक मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद 2014 से लेकर के आज तक वे देश के प्रधानमंत्री हैं। और एक सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं जिनके सामने सारा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, उनको हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बजाय उनको कम करने के उनका विस्तार होता जा रहा है। और केवल राष्ट्रीय क्षितिज पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी मोदी जी का अपना ऑरा है, अपना आभा मंडल है। वो बनता जा रहा है। हर दिन, हर वक्त, हर साल, हर महीने उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आज अगर टॉप के, अगर विश्व के नेताओं में अगर किसी की गिनती होती है तो उसमें मोदी जी की गिनती होती है। और जब आपका कद इतना बड़ा हो जाए तो जिस गृह राज्य से आप आते हैं, जहां आपने लंबे समय तक राज्य किया और शासन चलाया, मुख्यमंत्री रहे, वहां इन चुनावों में क्या होगा, इन चुनाव के परिणाम क्या होंगे, जबकि पूरा विपक्ष उनको 2024 में हटाने पे लगा हुआ है। तो सारे इंटरेस्ट जो एंटी मोदी है या एंटी बीजेपी है, सब का इंटरेस्ट गुजरात पे लगा हुआ है। इसलिए इस चुनाव का बड़ा हाइप हो रहा है। हालांकि इससे पहले हिमाचल प्रदेश का भी हुआ, अभी चुनाव हुए, लेकिन वो आए गए, कोई उसमें ऐसा नहीं था कि पूरा देश का इंटरेस्ट हो उसमें। तो जो चुनाव लड़ने वाली पार्टियां हैं तो उनका ही ज्यादातर इंटरेस्ट था। तो इसमें पूरा मीडिया, चाहे प्रो मोदी हो या एंटी मोदी हो, सब इसी की जांच पड़ताल में लगे, इसी का विश्लेषण कर रहे हैं, इसी का जो है पोस्टमार्टम कर रहे हैं क्या होगा। हालांकि होगा क्या, ये 8 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन समय टाइम पास करने के लिए ये सब चल रहा है। अब इसमें क्या है कि एक्चुअली क्या स्थिति है कि जो हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुए, वहां आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़े, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे करके उनको लग गया कि यहां कुछ होने वाला नहीं है। और उन्होंने, जो उनके मुख्य नेता थे, जो लीडरशिप उन्होंने डेवलप करी थी, वो सब दर बदर करके इधर उधर हो गए, या तो बीजेपी में गए या कांग्रेस में गए। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड लगभग एक तो नजदीकी लगे हुए हैं और एक ही संस्कृति सभ्यता किस्म के लोग हैं। तो जैसे उत्तराखंड में होता है वैसे ही जो है हिमाचल में ऐसे ही है। एक्चुअली क्या है कि देश में उत्तर में, पश्चिम में और मध्य में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां लगातार 2 ही पार्टियां आमने सामने रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस। और उसमें भी क्या रहा है कि हर बार अक्सर 5 साल एक राज करती थी, 5 साल दूसरी पार्टी राज करती थी। तो उसमें उत्तराखंड भी था, हिमाचल भी है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है। तो ये ऐसे राज्य है जहां की 5 साल बाद अक्सर परिवर्तन होता रहता है। लेकिन इस बार उत्तराखंड में यह परंपरा टूट गई। पहले 5 साल इससे पहले बीजेपी थी और इस बार भी बीजेपी जो है सत्ता में आ गई। तो जो आम आदमी पार्टी है उसका ये मानना है कि जहां भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, वहां हम कांग्रेस का स्थान लेंगे, कांग्रेस को रिप्लेस करके
हम वहां पर अपनी जड़ें मौजूद करेंगे, चाहे सत्ता में रहे या प्रमुख विपक्षी दल में। लेकिन उनका इन राज्यों में जहां मुख्य राष्ट्रीय पार्टियां आमने सामने हैं वहां कांग्रेस को रिप्लेस करना है। और ये 1.5 जगह हो चुका है। 1.5 माने एक तो आधार जो दिल्ली है, ये कोई पूर्ण राज्य तो है नहीं, एक म्यूनिसिपैलिटी जैसा ही है। और दूसरा पंजाब में। लेकिन इनकी परिस्थितियां थोड़ा सा अलग थी। दिल्ली में तो इन्होंने इतना प्रचार किया, इतना कुप्रचार किया कि शीला दीक्षित के 15 साल के शासन को जाना पड़ा। और फिर क्या, एंटी इनकम्बेंसी थी। तो ये स्वाभाविक सा ही है कि उनकी जगह पर कोई आए तो जो पहला जो चुनाव परिणाम आए तो बीजेपी के इनसे ज्यादा, इनके 27 थे, बीजेपी के शायद 32 थे। तो कांग्रेस ने इनको समर्थन देकर के सत्ता में वो ले आए। लेकिन पंजाब की स्थिति बिल्कुल अलग थी। पंजाब के 2 कारण थे। एक तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि खालिस्तान समर्थन था। आज जो है पंजाब पूरे खालिस्तान की उसमें रास्ते पे चल रहा है। जिस हिसाब से हिंदुओं पे, मंदिरों पे आक्रमण हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, जो खालिस्तानियों के जो नारे लगते हैं, उनका प्रदर्शन होता है पुलिस की प्रोटेक्शन में, तो ये दिखा देता है क्या स्थिति है। और दूसरा क्या हुआ कि कांग्रेस की पत्नी मती क्यों मारी गई, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को जो है वहां का अध्यक्ष बना दिया, जिसने बजाय विपक्ष के अपनी पार्टी को तहस नहस करके रख दिया। पूरा उन्होंने कांग्रेस को समाप्त कर दिया। तो मैं ये कह रहा था कि इन 1.5 राज्यों में तो आम आदमी पार्टी का रणनीति काम आई। लेकिन जो बाकी राज्य है वहां ये इनके लिए बड़ा असंभव है। जैसे उत्तराखंड में हो चुका, 69 सीट में ये चुनाव लड़े और 65 में जमात जब्त हो गई। हिमाचल में भी लगभग यही होगा। अब क्योंकि इनका जो गुजरात का पड़ाव जो है वो इसलिए भी है कि गुजरात में 27 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। बीजेपी यहां पर लगातार कई चुनाव से जीत रही है। और बीजेपी का गुजरात शुरू से ही दबदबा रहा है। इसमें जनसंघ के टाइम से, जनता पार्टी के टाइम से इनका हो रहा है। और मेरा ख्याल है ये 1990 में इनकी 67 सीट आई थी बीजेपी की, और 1995 में 121 सीट आई थी। तो ये इनका जो है 90 से इनका जो है प्रभाव बढ़ता गया। तो आमने सामने कांग्रेस ही थी। धीरे धीरे करके कांग्रेस मुख्य विपक्ष तो रही, लेकिन फिर सत्ता में आना उनका मुश्किल हो गया। बावजूद इसके कि बीजेपी में भी तोड़फोड़ रही है। तो अब इनको ये लगा कि यहां पर कांग्रेस कमजोर है गुजरात में, तो यहां पर जो है प्रभाव बढ़ा जाए। और इनका जो वोट बैंक है, इनका भी वही वोट बैंक है जो कांग्रेस का है। अगर दिल्ली में कांग्रेस 0 गई तो पूरा वोट बैंक जो भी इनका था वो शिफ्ट होकर के आम आदमी पार्टी में गया। और राज्य में जहां भी छोटी मोटी सफलता, वैसे मुझे दिखी तो है नहीं कहीं सफलता, लेकिन अगर होगी भी वोट के हिसाब से तो ये बीजेपी की कीमत पर हो रही है। अब क्या है कि जो आम आदमी पार्टी है इस चुनाव में गुजरात में, जैसे ही उन्होंने हिमाचल से अपना वो कर दिया, बिस्तर बंद करके वो गुजरात में पहुंच के पूरा इनका केंद्रीय नेतृत्व 24 घंटे यही पड़ा रहता। और जो इनके बॉस है, मुख्यमंत्री हैं, कन्वेनर हैं अरविंद केजरीवाल, उनके पास तो कोई काम है नहीं, उन्होंने कोई मंत्रालय अपने पास रखा ही नहीं, जो भी करना तुम करो। तो ये सब अपना बोरा बिस्तर लेकर के गुजरात में पहुंच गए। इनकी सबसे बड़ी रणनीति क्या है? अभी तक जो मैंने वॉच किया, सिर्फ प्रोपागंडा, झूठ बोलना और उस झूठ को फैलाना, उसको इस आत्मविश्वास से कहना कि लगे कि हाँ सचमुच ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आपने कई बार सुनिएगा कि जो केजरीवाल क्या कहते हैं कि मुझे आईबी ने बताया।
आईबी ने मुझे रिपोर्ट दी है कि तुम इतनी सीट यहां पे जीत रही या इतनी सीट बीजेपी जीत रही, इतना वो है। तो इनका एक पहला वो है, नाम नहीं बताएं किसने कहा कि आईबी ने ये सब कहा, कि आईबी ने बताया कि यहां जीत रहे या पंजाब में जीतते हैं या दिल्ली में, जहां भी ये लड़ते हैं, तो सबसे पहले आईबी इनको रिपोर्ट करती है। अगर कल के दिन केजरीवाल कहे कि सीआईए मुझे रिपोर्ट करता है, तो उसमें आश्चर्य मत करिएगा, सिर्फ हंसिएगा कि आपने आपकी राजनीति में ऐसे भी जोकर हैं जो इस ढंग की बात करते हैं। इनकी रणनीति क्या है? प्रोपेगेंडा करना। प्रोपेगेंडा कैसे करते हैं कि मीडिया को, इनके ऐसा कोई चैनल नहीं होगा जहां इनका एड नहीं आता है। ऐसे ही कुछ यूट्यूबर्स जो पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में थे, वो सब आकर के जब इनकी दलाली वलाली पकड़ी गई तो चैनल इनको हटा दिया, तो ये आकर के यूट्यूबर बन गए और केजरीवाल की शरण में आकर के अपना दाना पानी कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो ये सब प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। कोई इनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछता कि भाई जो तुम कह रहे हो कोई सबूत है तुम्हारे पास? कुछ नहीं, वो सिर्फ इनका इतना ही काम है। तो ये जो है, अब आप देखिए कितनी बड़ी, वैसे तो क्या है कि इस बीच जब ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो इनके भ्रष्टाचार के कई किस्से खुल गए। मनीष सिसोदिया के शराबबंदी के, जो शराब नीति के थे, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ उसके किस्से खुल रहे हैं। जो उन्होंने स्कूल के नाम पे कमरे बनाए, उनके किस्से खुल रहे हैं। तो ऐसे अभी एक एमएलए जो है, उसके जो है वो भी पकड़ा गया, कोई 90 लाख करीबन जो है, 90 लाख जो है उन्होंने टिकट देने के लिए। तो इस ढंग से कई किस्से इनके सामने आने लग गए और ये बौखला गए, तो ये कुछ भी कहने लग गए। अभी आप लेटेस्ट आप देखिएगा इनका प्रोपेगेंडा, जो ईस्ट से जो एक कैंडिडेट थे कंचन जरीवाला, तो उन्होंने अपनी निष्ठा बदल दी। वो फाइल करने के बाद, नॉमिनेशन पेपर भरने के बाद वो बीजेपी की तरफ चले गए। अब इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया कि साहब ये जो है उसका अपहरण कर लिया गया, उसके परिवार का अपहरण कर लिया गया। और कौन कह रहा है? मनीष सिसोदिया सरी के उप मुख्यमंत्री और केजरीवाल सरी के मुख्यमंत्री ट्वीट करके बता रहे हैं बगैर किसी सबूत के। और 500 पुलिस वालों ने उनको जो है अपहरण किया। अरे भाई, अपहरण के लिए 500 पुलिस माने तो परेड हो गई। 500 पुलिस तो 26 जनवरी और 15 अगस्त की जो स्टेट उसमें होती है, परेड होती है, उसमें इतने लोग रहते हैं। तो 500 पुलिस वालों ने अपहरण कर दिया और दुनिया में किसी को पता नहीं चला, सिर्फ आईबी ने इनको बता दिया कि उसका अपहरण कर दिया। तो ये इनका प्रोपेगेंडा चलता रहता है। और जो जरीवाला जो है वो कह रहे हैं कि ये हमसे एक्सटॉर्शन कर रहे थे, ये मुझसे 1 करोड़ रुपए मांग रहे थे। तो इस ढंग से इनकी नौटंकी चलती रहती है। अब मैं बात करता हूं कि वहां क्या स्थिति हो सकती है। बीजेपी का लगभग वहां 40% के आसपास एक स्थायी वोट बैंक है, और जो बाकी है वो कांग्रेस और अन्य जो दल हैं उनमें बंटा हुआ है। इसीलिए बीजेपी जो है सत्ता में आती रहती है। अब इसके बाद जो केजरीवाल जो आ रहे हैं, वो किसी भी हालत में बीजेपी के वोट बैंक पर डाका नहीं डाल सकते। वो अगर डाका डालेंगे तो कांग्रेस के वोट बैंक पर डालेंगे, तो उसमें क्या होगा? नुकसान कांग्रेस का होगा। आम आदमी पार्टी का वोट बैंक, वोट प्रतिशत जरूर बढ़ जाएगा। और जो एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जो कुछ राज्यों में कुछ परसेंटेज वोट होने चाहिए, वो उनको मिल जाएगा। तो ऐसे अगर 5-6 राज्य अगर हो जाएंगे तो एक राष्ट्रीय पार्टी भी बन सकती है। उनके मन में यही वो है। अभी फिलहाल वो कहीं कुछ करने नहीं जा रहे हैं, फिलहाल एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के, और वो उनकी रणनीति वो है। तो ये जो है, अब इससे क्या होगा कि दोनों अगर आधा बंट गए या 60-40 बंट गए तो बीजेपी की तो सीट बढ़ जाएगी, लेकिन बीजेपी का जो है वोट बैंक उतना ही रहेगा। और बीजेपी के लिए इसलिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि लगातार कई चुनावों से इनकी सीटें गिर रही हैं। जो 2017 में जब ये 99 पर पहुंचे, ये तब की बात थी कि जब 2-3 साल मुख्यमंत्री जो मोदी जी को जो है देश का प्रधानमंत्री बने हुए 3 साल हो गए थे, 2-3 साल हो गए थे, और उससे पहले का उनका कार्यकाल रहा। तो ये लगातार 95 में 121 थे इनके, 1998 में
117, 2002 में 127, उसके बाद फिर गिरना 117, 115 और 99। तो ये जो है, ये इनके लिए एक बीजेपी के लिए ये बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल है कि वो इस रिकॉर्ड को जो पिछली बार जो न्यूनतम इनके जो आए थे उसको तोड़ पाएंगे नहीं तोड़ पाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, और आगे कितना जाएंगे। हालांकि अब जो पिछली बार के जो विपक्ष के जो प्रबल वो थे, आंदोलनकारी थे, हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर और पटेल समुदाय, वो लौट के आ गया है, वो बीजेपी के पास आ गया। तो उम्मीद ये है कि उनका वोट परसेंट भी बढ़ेगा और सीटें भी बढ़ेगी। लेकिन जो है केजरीवाल जी का अपना प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो अब आने वाले 8 दिसंबर मेरे ख्याल है 20-22 दिन रह गए हैं, तब तक खैर इनकी नोटंकी तो चलेगी, जबरदस्त चलेगी। केजरीवाल एंड कंपनी अपनी नोटंकी दिखाएंगे और थोड़ा बहुत जो है इन्फ्लुएंस करेंगे, कांग्रेस को डेंट लगाएंगे, परिणाम वही होने। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल सब्सक्राइब करेगा।